हे गाइस, क्या कर रहे हो? तो आज हम स्टार्ट करते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो इसमें अपन टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन कि लीनियर अलजेब्रा होता क्या है, उसमें क्या-क्या आता है। उसके बाद अपन देखेंगे मैट्रिक्स और उसके ऑर्डर के बारे में कि मैट्रिक्स क्या होती है, उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं वगैरह-वगैरह। बाकी फिर इसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कौन-कौन सी होती है, कितने प्रकार की मैट्रिक्स होती है। फिर उसके बाद देखेंगे कि रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं या होता क्या है ये। ठीक है? तो अभी अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में अपन देखते हैं कि लीनियर ए लीनियर इक्वेशन इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन इन डिग्री, यानी जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री है, डिग्री कैसी होनी चाहिए, वोल नंबर में होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास एग्जांपल है 3x इजकल टू 5। इस x की पावर कितनी है 1। तो ये कौन सी है, पोलिनोमियल इक्वेशन है, यानी अपन इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं। राइट। फिर मेरे पास है 3x + 5y, 3x + 5y इजकल टू 1 और 4x - 1 इजकल टू 0। तो ये सारी मेरे पास लीनियर इक्वेशन है। राइट। अब मैं कुछ सॉल्यूशंस की बात करता हूँ। पहले मैं देखता हूँ कि मेरे पास सॉल्यूशन है टू वेरिएबल्स में, यानी मेरे पास दो वेरिएबल, तो उनके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने दो इक्वेशन कंसिडर की, a1x + b1y इजकल टू c1 एंड a2x + b2y इजकल टू c2। ये दोनों इक्वेशन किस चीज की है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। राइट। ये दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो अब अपन इसकी कंडीशन में इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे मेरे पास पहला सॉल्यूशन है, रेशियो ऑफ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी x और y के कोफिशिएंट का रेशियो दोनों नॉट इक्वल रहे तो उस वो लाइन इंटरसेक्ट करती है आपस में, यानी जो स्ट्रेट लाइन आएगी ड्रॉ करने पे वो इंटरसेक्ट करती है, यानी इंटरसेक्ट लाइन होगी वो। और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लाइन एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, यानी ये यूनिक पॉइंट आएगा, तो अपन इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। तो इसको मैंने बोला यूनिक सॉल्यूशन। राइट। इसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी x और y के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है लेकिन कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं है। तो लाइन कैसी होएगी, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइन है तो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यानी वो हमेशा पैरेलल रहेगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। राइट। अभी तीसरी कंडीशन मेरे पास a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट का रेशियो तीनों बराबर आ जाए तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या है कि वो लाइन ओवरलैप कर रही है, यानी एक लाइन ये और इसी के ऊपर एक और लाइन है, यानी लाइन ओवरलैप कर रही है, ओवरलैप करिए लाइन। राइट। अगर लाइन ओवरलैप करिए तो बहुत सारे पॉइंट आएगी, तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे तो अपन उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसको अपन ने बोला इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये अपने ने बात की टू वेरिएबल एक्स और वाई में। राइट। अब अपन बात करते हैं तीन वेरिएबल्स में। अब अपन बात करते हैं तीन वेरिएबल्स में। मेरे पास दो इक्वेशन है, a1x + b1y + c1z इक्वल टू d1, और सेकंड इक्वेशन है a2x + b2y + c2z इक्वल टू d2। ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये 3D में प्लेन है, थ्री वेरिएबल है, तो 3D में क्या किसको रिप्रेजेंट करिए, प्लेन्स को। राइट। अब इसमें भी सेम उसी तरह कंडीशन देखते हैं अपन। पहली कंडीशन है, यदि मेरे पास प्लेन 1 पैरेलल हो जाए प्लेन 2 के, क्या हो, प्लेन 1 प्लेन 2 के पैरेलल हो जाए, यानी दोनों प्लेन पैरेलल है आपस में, तो उसकी कंडीशन होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू d1/d2।
राइट। अगर पैरेलल है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स तो बराबर होएगी, लेकिन डिस्टेंस बराबर नहीं होएगी। राइट। सेम दूसरी कंडीशन है कि प्लेन ए यानी फर्स्ट वाला प्लेन कोइंसाइड कर जाए, कोइंसिडेंट विथ प्लेन सेकंड, यानी प्लेन वन और प्लेन सेकंड कोइंसिडेंट कर जाए तो क्या होएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2, यानी सब कुछ बराबर हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स भी बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगी। इसको अपन बोलते हैं ओवरलैपिंग प्लेन। राइट। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन है डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेरे पास दो इक्वेशन दे रखी है, उनका मेरे को सॉल्यूशन बताना है। माना है कि मैंने पहली इक्वेशन को फर्स्ट दिया और सेकंड को सेकंड दिया। राइट। तो अब मैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ। कौन सा मेथड लगाता हूँ? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक चीज को हटा देते, किसी भी एक वेरिएबल को हटा देते हैं। ठीक है। तो मेरे को दिख रहा है अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास y की टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस रूट टू एक्स इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन। सब्ट्रैक्ट करने पे y वाली टर्म हट गई तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का वन। अगर मेरे पास x की वैल्यू क्या आई, माइनस का वन, तो अपन y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में अपन x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी रूट टू प्लस वन। राइट। तो ये मेरे पास आ गई x और y की वैल्यू। ये तो अब बेसिक सा क्वेश्चन। अब इसके बाद में मैंने आपको ऊपर कंडीशन बताई, उसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ k, यानी k की कितनी वैल्यू होगी जिसके लिए ये तो इक्वेशन है उसके नो सॉल्यूशन आए। अभी मेरे पास टू वेरिएबल में इक्वेशन है तो मैं इसमें टू वेरिएबल वाली कंडीशन लगाता हूँ। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन क्या होती है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। यही होती है कि वेरिएबल्स का कोफिशिएंट का रेशियो तो बराबर होए और कांस्टेंट का रेशियो बराबर ना होए। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। A1 क्या है मेरे पास, k प्लस वन, K2 क्या है, सॉरी A2 क्या है, k इज इक्वल टू 8 अपॉन k प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू 4 अपॉन थ्री के माइनस वन। अब मैं इन दोनों को सोल्व करता हूँ, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई लगाता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा k प्लस वन मल्टीप्लाई k प्लस थ्री इज इक्वल टू 8k। राइट। अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आती है के स्क्वायर प्लस 4k प्लस थ्री इक्वल टू 8k। अब 8k को इधर लेके आता हूँ तो मेरे पास बनता है के स्क्वायर माइनस 4k प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसको मैं फैक्टराइज मेथड से इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास बनेगा के स्क्वायर माइनस थ्री के माइनस का वन के और प्लस का थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसमें से अपन कॉमन लेते हैं तो मेरे पास बनेगा के माइनस थ्री माइनस का वन और के माइनस का थ्री इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास के की दो वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई मेरे पास एक तो वन और एक थ्री। अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरे पास दोनों वैल्यू नो नो सॉल्यूशन पे अप्लाई हो गया एक। तो ये चेक करने के लिए मैं पुट करके देखता हूँ। अगर आप इधर आप अगर देखो, अगर आप वन पुट करते हो, अगर आप के इक्वल टू वन पुट करते हो, इफ पुट के इक्वल टू वन तो मेरे पास क्या आ जाएगा रेशियो, टू बाई वन इजगल टू टू बाई वन इजगल टू टू बाई वन। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, लाइन कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये तो अपने को चाहिए नहीं, तो अपन एक ही सॉल्यूशन लेंगे, यानी अपने पास क्या हो जाएगा के इजगल टू थ्री वाला सॉल्यूशन ही वैलिड रहेगा, के इजगल टू वन वाला नहीं होएगा। राइट। तो ये हुई अपनी सॉल्यूशन की कंडीशन पे बात।
इसके बाद अपन बात करते हैं आज के लेक्चर की सेकंड पॉइंट की, जो है मैट्रिक्स, और उसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शन का। उसको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से। मैंने एक मैट्रिक्स लेता हूं, मैंने ए में एक मैट्रिक्स ली ए, कैपिटल लेटर डिनोट किया। इसके अंदर इसको दर्शा कहते हैं बॉक्स से, राइट। मैंने लिया एक फंक्शन लिए एक्स एक्स स्क्वायर 1/x, इधर मैंने लिया 2 माइनस 3 और 1, राइट। ये जो ये ऐसे वाले होते हैं ना, इनको बोलते हैं रो। तो ये क्या हुआ? फर्स्ट रो। इसको मैंने बोला फर्स्ट रो, यानी इसको डिनोट किससे करते हैं? R1 से। ये मेरे पास है सेकंड रो, तो इसको क्या बोलेंगे? R2। और जो ऐसे वाले होते हैं इनको बोलते हैं कॉलम। तो ये मेरे पास हुआ कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, राइट। ये तो ये मैट्रिक्स होता क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर और फंक्शन का। तो मेरे पास इसमें कितनी, ठीक है। तो ये हो गया R1 R2 और C1 C2 C3। अब मैं इसके ऑर्डर की बात करता हूँ। ऑर्डर क्या है? मैंने सपोज करें एक मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हैविंग, इसमें मैंने माना मेरे पास m रोज है, m एक वेरिएबल है यानी m रोज है, और n कॉलम्स है, m रोज है और n कॉलम्स है, राइट। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? तो मेरे पास ऑर्डर होएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर क्या होता है? रोज और कॉलम्स का मल्टीप्लाई, यानी m क्रॉस n। इसको रीड कैसे करते हैं? रीड एज m बाई n। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, राइट। इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं? मेरे पास एक मैट्रिक्स है A इजगल टू AIJ M क्रॉस N की मैट्रिक्स है, N बाई N की मैट्रिक्स है AIJ। अभी I और J क्या है? I का मतलब है कि अपन जो भी इसमें एलिमेंट ले रहे हैं वो रो को दर्शाता है, यानी एलिमेंट इन ith रो। I किसको दर्शाएगा? रो में जो एलिमेंट है। और एक ये J दिखा रखा है, ये J किसको दर्शाएगा? एलिमेंट इन J, ठीक है। और अगर आपको चेक करना है कि एक मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है आपको इन m बाई n मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो आप बताएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी m क्रॉस n, ये इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, राइट। और जनरल मैट्रिक्स को कैसे दर्शाएंगे आप m बाई n की मैट्रिक्स को? मैंने माना a मैट्रिक्स है, पहला एलिमेंट मेरे पास हो गया A1 दूसरा हो गया ए, पहले A1 A2, यानी ये रो ये कॉलन, राइट। ये सबको किस में चल रहा है? फर्स्ट रो में। तो A1, कॉलम कौन सा आ गया? N माना, राइट। दूसरा लिया A21 A22, और ये सेकंड रो का N, राइट। अब इसके बाद लास्ट रो लिखते हैं AM1 AM2, लास्ट में आ गया AMN एलिमेंट। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? N क्रॉस N की जनरल मैट्रिक्स हो गई, राइट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है, यानी 8 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी उसके पॉसिबल ऑर्डर्स बताने हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स का मतलब 8 एलिमेंट की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। तो एक मैट्रिक्स मेरे पास बन सकती है 8 बाई 1 की मैट्रिक्स,
एक इसका उल्टा करें तो मेरे पास हो जाएगी 1/8 की मैट्रिक्स, राइट। एक अपन बात करें 4/2 की मैट्रिक्स बन सकती है और एक 2/4 की मैट्रिक्स बन सकती है। इसके अलावा इसमें कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी टोटल मेरा कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? 4 मैट्रिसेस बन सकती है, राइट। अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की तीसरे पॉइंट की, जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की जो टाइप है आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। पहले अपन बात करेंगे रो मैट्रिक्स, फिर बाद में कॉलम मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के दो पार्ट होते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। उनके फिर सब पार्ट्स होते हैं, तो अपन उनको भी देखेंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड मैट्रिक्स, राइट। तो अपन एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? हैविंग ओनली वन रो, इन एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होगी। हैविंग ओनली वन रो, यानी एक ही रो होनी चाहिए, तो वो होगी रो मैट्रिक्स। जैसे कि A=A11, A12, A13 अप टू AN, और M की जगह क्या आ जाएगा? एक ही रो है तो M क्या हो जाएगा? 1, और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, राइट। तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें एक ही रो हो। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है कि जिसमें एक कॉलम हो, यानी हैविंग ओनली वन कॉलम, एक कॉलम हो, राइट। इसको डिनोट कैसे करेंगे? A=A21, A21, A31 अप टू AM1, n की जगह क्या आ जाएगा? 1, राइट। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? M×1, ठीक है। ये अपनी हुई कॉलम मैट्रिक्स की बात, जिसमें होता है एक ही कॉलम हो। इसके बाद अपन बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की। तीसरे मैट्रिक्स की अपन बात करते हैं जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जीरो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सारी एंट्री जीरो हो, यानी मैंने जनरल मैट्रिक्स इंक्लूड की, A=AIJ M×n की मैंने जनरल मैट्रिक्स अज्यूम की। ये जीरो मैट्रिक्स कब होएगी? जब इसका प्रत्येक एलिमेंट यानी AIJ इज इक्वल टू जीरो हो जाए फॉर एवरी I एंड J। प्रत्येक और I और J के लिए इसका हर एलिमेंट जीरो हो जाए, वो होती है जीरो मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं जीरो M×n, राइट। तो मैंने लिया 0 2 0 सारे एलिमेंट, इधर भी रो में भी कॉलम में भी जीरो और रो में भी जीरो। ये मैंने M×n की मैट्रिक्स बनाई। M×n की सारे एलिमेंट क्या हो गए? जीरो, राइट। ये हो गई जीरो मैट्रिक्स की बात। इसके बाद अपन बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स की। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है? कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स होती है जिसका ऑर्डर सेम हो। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास सेम ऑर्डर के तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, इफ दे हैव सेम ऑर्डर। अगर दो आपके पास सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो आप उनको कंपेयर कर सकते हैं। यानी कंपेरेबल मैट्रिक्स कंडीशन क्या हो गई कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। इसके बाद अपन बात करते हैं इक्वल मैट्रिक्स की। इक्वल मैट्रिक्स कब होती है? इक्वल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि पहली कंडीशन है कि उसका सेम ऑर्डर रहे, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, यानी वो कंपेरेबल मैट्रिक्स तो होएगी। इक्वल मैट्रिक्स कंपेरेबल मैट्रिक्स तो होएगी।
और उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। इसको जनरल रिप्रेजेंट कैसे करेगी? मैंने लिया एक मैट्रिक्स ली, ए इजगल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स ली बी आई जे पी क्रॉस क्यू। तो पहले मैं कंडीशन लगाऊंगा तो मेरे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी रो और कॉलम सेम होनी चाहिए, यानी एम बराबर पी होना चाहिए और एन बराबर क्यू होना चाहिए, राइट। और ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए फॉर एवरी आई एंड जे, प्रत्येक आई और जे के लिए ये इनके सारे क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, राइट। ये तो हो गई इक्वल मैट्रिक्स की बात। इसके बाद मैं बात करता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की। छठे नंबर पे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। क्या? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी एम और एन इक्वल हो जाए, यानी एम इज इक्वल टू एन हो जाए, राइट। तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको टाइप बताए थे। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसके दो टाइप होते हैं, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। तो अपन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। और मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके काम आएगी, राइट। तो अपन बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होए। कब कब होए? जब आई ग्रेटर देन जे हो, यानी आई बड़ा होए तब ये जीरो है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल कंसिडर करके। मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली, 3x3 की मैट्रिक्स ली। मैंने इसमें एलिमेंट लिखे 2 -1 0 0 5 8 0 0 7। अब आपको इसमें दिख रहा है कि ये डायगोनल है ना, 2 5 7 का डायगोनल है। इसके नीचे वाला ये देखो, नीचे वाला ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, नीचे वाले जीरो इसमें है कि ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। डायगोनल के नीचे ट्रायंगल बनता है ना, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो है तो उसको अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ए आई जे इक्वल टू जीरो व्हेन आई लेस देन जे, एंड जे आई जब भी छोटा है तो वो वाला एलिमेंट जीरो होने चाहिए। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ। ए इज इक्वल टू 1 -3 1 0 5 0 0 0 2। यानी आप इसको ध्यान से देखिए कि डायगोनल के जो ऊपर वाला एलिमेंट है ये जीरो, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जो कि ट्रायंगल उल्टा है, लोअर ट्रायंगल के रूप में दिख रहा है आपको। तो डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं तब वो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। अब मैंने उसमें दिखाया था आपको कि डायगोनल मैट्रिक्स के भी, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं बात करता हूँ डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स अपन बात करते हैं तो इसको डिनोट करते हैं ए इजगल टू D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। इसमें नोटिस क्या किया आपने कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है।
डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट जीरो है तो वो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको शॉर्ट में भी कई बार डिनोट कर दिया जाता है, ए इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ D1 D2 D3। डायगोनल को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो है तो होती है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में दो पार्ट होते हैं, पहला है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब तो अगर मेरे पास D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 है, यानी सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, तो वो उसको मैट्रिक्स अपन क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। उसको अपन क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ये भी मेरे अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे काम आएगी। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या बताती है, अगर मेरे पास सारे डायगोनल एलिमेंट वन हो जाए, सारे डायगोनल एलिमेंट वन हो जाए, सारे डायगोनल एलिमेंट वन हो गए तो वो बताती है कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। सारे डायगोनल एलिमेंट वन होने चाहिए, राइट। ये तो है अपने टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में लास्ट वाला पॉइंट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो उसके अपन बात करते हैं, सातवीं मैट्रिक्स अपने पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर की ए इक्वल टू समथिंग लाइक दैट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। इसी के आगे मैंने बी मैट्रिक्स कंसीडर की D1 D2 D3। ये मेरे पास हो गई दो मैट्रिक्स। अब अगर अपने को इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा A डैश 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 B। इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैं इसको लिखूँगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 डैश 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 D1 D2 D3। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं, राइट। समझ में आया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, अपन दो मैट्रिक्स को ऐसे कंबाइन करके लिख देते हैं। अब अपन इसके बाद बात करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट की, जो कि मेरे पास एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है, अपन रो के ऊपर काम करते हैं, रो को इंटरचेंज करना, रो को प्लस सब्ट्रैक्ट करना वगैरह वगैरह, राइट। तो मेरे पास इसके लिए तीन बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, अपने को इनकी हेल्प से करना होता है। तो पहला है मेरे पास इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो, यानी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, राइट। इसके बाद है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, यानी आप किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। पहले आपने क्या किया, किसी भी रो को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। उसके बाद आप दूसरी रो में उस ऑपरेशन को जोड़ सकते हो, यानी आर आई मैंने कोई रो ली, इसमें मैंने किसी को मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, तो ये होती है थर्ड ऑपरेशन, राइट। अब मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसको लगाते कैसे है, और किसी भी इक्वेशन दे रखी है उसमें से वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है, मेरे पास तीन इक्वेशन है, x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 1, x प्लस 2y प्लस 9z इक्वल टू 1, x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 1। तो मेरे को करना क्या है, रो ऑपरेशन लगा के इनकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, रो ऑपरेशन लगा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इससे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना भी सीख जाओगे और आप इसमें रो ऑपरेशन लगाना भी सीख जाओगे।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आगे जाके और हेल्पफुल रहेगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो चलिए मैं इसको लिखता हूँ, पहले इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। मैंने लिखा, ये जितने वेरिएबल वाला पार्ट है ना, वो तो डैश के इस साइड आएगी, यानी एक्स का वेरिएबल कौन, एक्स का कोफिशिएंट 1 1 1, एक्स के कोफिशिएंट लिख लिए। उसके बाद अपन वाई के कोफिशिएंट लिखेंगे 4 2 6। उसके बाद अपन लिखेंगे 3 9 6, और उसके बाद अपन लिखेंगे 1 1 1। तो इसमें अपन ना मेन रोल क्या रहेगा, अपने को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाने की कोशिश करेगी, ताकि अपने पास ये सिंगल वेरिएबल में बच जाए इक्वेशन। अभी ये वाली रो किस में है, 3 वेरिएबल्स में है। अगर अपन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बना देते हैं तो अपने पास ये सिंगल वेरिएबल में हो जाएगी, तो अपन उसकी वैल्यू आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाता हूँ। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं लगाता हूँ, R2 को मैंने रिप्लेस किया R2 माइनस R1। तो मेरे पास अगर मैं इसमें से कोई सेपरेट करूँ तो मेरे पास इधर 0 बन जाएगा। और सिमिलरली मैं R3 में सेपरेट करता हूँ, R3 माइनस R1 सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें सेपरेट करते हैं, तो मेरे पास R1 में कोई इंटरचेंज नहीं करे तो वो एज इट इज रहेगी, और मैंने x और y में इंटरचेंज किया तो मेरे पास बनेगा, इधर 0 हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2, और 6 में 9 में 3 जाएगा तो बचेगा 6, सामने 0। R3 में क्या चेंज होगा, 2 0 2 3 0, ये बन गया। अब इसके बाद में मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, R3 को रिप्लेस करता हूँ R2 प्लस R3 से, और एक और लगाता हूँ, एक और मैं लगाता हूँ इसके बाद। चलिए पहले ये लगाते हैं, ये मैंने लगाया तो मेरे पास बनता है 1 4 3। R1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। R2 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R2 में अपन इंटरचेंज ही नहीं कर रहे। 6 0 0। इसके बाद अपन थर्ड में लगाया तो ये हो जाएगा 0 0 9। अब मैं थर्ड ऑपरेशन लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो इधर मेरे को 1 लाना पड़ेगा, 9 की जगह क्या लाना है 1। तो R3 को रिप्लेस करता हूँ 1 बाई, R3 को मैंने रिप्लेस किया 1/9 ऑफ R3, यानी इसको के लिया, के मैंने क्या लिया 1/9। ठीक है, तो मेरे पास ये बना 1 0 0 4 माइनस 2 0 3 6 1 1 0 0। अभी तक मेरा ये हो गया। लास्ट वाली रो मेरे पास किस में आ गई, जो अपन लाना चाहते थे उसमें आ गई ना। अपन वर्क करते हैं अब सेकंड वाली है। ठीक है, तो मेरे पास सेकंड रो को, पहले अपन फर्स्ट वाले को करते हैं। R1 इज रिप्लेस बाई 2R2 प्लस R1, 2R2 प्लस R1, राइट। तो अपन ये करते हैं तो मेरे पास बनता है 1 0 15 1 0 0। R2 और R ये दोनों एज इट इज, राइट। R2 और R3 एज इट इज। इतना समझ में आया। अपन क्या करें, बेसिकली अपन रो ऑपरेशन बना रहे हो, इसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपन इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, R2 इज रिप्लेस बाई -1/2 ऑफ R2। -1/2 की क्यों किए, क्योंकि अपने पास इधर अपने पास क्या आ जाए 1 आ जाए। तो अपन इसमें लगाया तो R1 एज इट इज 0 15, और ये हो गया 1 0 0, और ये हो गया 0 1, और ये हो गया 3, राइट। और ये हो गया 0 0 1। इतना ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद अपन लगाते हैं, मैंने रिप्लेस किया R1 को, क्या किया मैंने, अब मैंने किया R1 को रिप्लेस किया 5 टाइम ऑफ R2 माइनस R1, 5 टाइम ऑफ R2 माइनस R1।
तो मेरे पास बना 1 5 0 1 5 0 1 0 0 ये सारे एज इट इज रहेगी। तो ये एज इट इज रहेगी तो 0 1 3 0 0 1 राइट। अब अपन बात करते हैं R2 में लगाता हूं मैंने R2 में लगाया 3 टाइम ऑफ R3 3 टाइम ऑफ R3 माइनस R2। तो मैंने ये लगाया तो मेरे पास R1 तो एज इट इज रहेगी, R1 एज इट इज रहेगी। R2 में मेरे चेंज हो जाएगा, इस 3 की जगह 0 आ जाएगा राइट। इस 3 की जगह मेरे पास 0 आ गया। अब मेरे को बात करनी है फर्स्ट रो की, कि फर्स्ट रो में इस 5 को 0 बनाना है। अब तो फिर मेरे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाएगी राइट। तो अब मैं इसमें करता हूँ R1 को रिप्लेस करता हूँ 5 टाइम ऑफ R2 माइनस R1। इसका 5 टाइम करोगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये सामने रहेगा 1 0 0। अब फर्स्ट रो में अपन देखेंगे तो अपने पास एक ही वेरिएबल है जो कि x है। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। सेकंड रो में y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 और z की 0। तो ये अपने ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और कई बार ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती, ठीक है। तो उसकी कंडीशन अपन अगले लेक्चर में देखेंगे कि कई बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती तो उसमें क्या होता है वगैरह वगैरह। अभी मेरे पास ये कैसा सॉल्यूशन आया, यूनिक सॉल्यूशन आया है क्योंकि सिंगल वैल्यू है सबकी। तो मेरे पास इस सॉल्यूशन को अपन बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन राइट। तो आज के लेक्चर में अपने 4 टॉपिक की बात की। आज के लेक्चर में अपने ने 4 टॉपिक की बात की। सबसे पहले अपने ने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है वगैरह, और 2 वेरिएबल में कैसे सोल्व करते सिस्टम को, और 3 वेरिएबल में कैसे सोल्व करते। फिर इसके बाद में अपने ने देखा कुछ क्वेश्चंस देखे। इसके बाद में बात की मैट्रिक्स के ऑर्डर की, मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। जैसे मैंने इसमें बताया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान से देखना। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को देखना, वो आगे अपने पास काम आएगी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। और यूनिट मैट्रिक्स को ध्यान रखना मेनली, बाकी आपको ध्यान सारा रखना है राइट। फिर इसके बाद में हमने बात की कि रो ऑपरेशन कैसे होते हैं। रो ऑपरेशन अपने पास 3 होते हैं बेसिकली। आप किसी भी रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को आप नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी रो को नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा। क्वेश्चन ने अपने कोशिश किया कि अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने, सिंगल वेरिएबल में रो बने, ताकि अपने पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए। थैंक यू। आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू वेरी मच।